जय हिंद। महाजनपद के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी महाजनपद की सोशल लाइफ के बारे में और हमने पढ़ा था मटेरियल लाइफ के बारे में। महाजनपद की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे महाजनपद के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में पढ़ने के बाद हम बात करेंगे महाजनपद के लीगल एंड सोशल सिस्टम के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के बारे में। और इतना हमें ऑलरेडी समझ में आता है कि महाजनपद के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखने को मिलता था उसमें किंग वाज द हाईएस्ट ऑफिशियल। राजा सोल सोवरेन होता था, किंग ऑल पावरफुल होता था, सारी पावर राजा के हाथ में होती थी। लेकिन इस राजा को असिस्ट करने के लिए खूब सारे ऑफिशियल्स भी देखने को मिलते थे। इस राजा को असिस्ट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता था। राजा को असिस्ट करने के लिए ये जो हायर ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे इनको क्या बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था महामंत्रास या अमात्य। राजा ऑल पावरफुल होता था लेकिन इस राजा को असिस्ट करने के लिए हायर ऑफिशियल्स भी देखने को मिलते थे। ये जो हायर ऑफिशियल्स देखने को मिलते थे इनको क्या बुलाया जाता था? इनको बुलाया जाता था महामंत्रास या इनको बुलाया जाता था अमात्य। और ये जो हायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये जो अमात्य हुआ करते थे, ये जो महामंत्रास हुआ करते थे, ये एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को भी परफॉर्म करते थे, जुडिशियल फंक्शंस को भी परफॉर्म करते थे और मिलिट्री फंक्शंस को भी परफॉर्म करते थे। बेसिकली ये जो हायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये जो अमात्य हुआ करते थे, कभी ये जज के जैसे काम करते थे, तो कोई चीफ अकाउंटेंट के जैसे काम करता था, तो कोई रॉयल हाउस होल्ड के हेड के तौर पे चीजों को मैनेज करता था, तो कोई मिनिस्टर हुआ करता था, मंत्री हुआ करता था, तो कोई कमांडर होता था, सेना नायक होता था। बेसिकली एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और मिलिट्री फंक्शंस को परफॉर्म क्या करते थे ये महामंत्रास, ये अमात्य, ये हायर ऑफिशियल्स। और ये जो अमात्य हैं, ये जो महामंत्रास हैं, इनको असिस्ट करने के लिए जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको बुलाया जाता था आयुक्त। क्या बुलाया जाता था? आयुक्त बुलाया जाता था। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अगर सिंपल तौर पे देखें तो सबसे टॉप पे कौन बैठा हुआ है? किंग बैठा हुआ है। इस किंग को असिस्ट कर रहे हैं बहुत सारे हायर ऑफिशियल्स जिनको महामंत्रास या अमात्य बुलाया जा रहा है। और ये जो अमात्य हैं इनको असिस्ट कर रहे हैं आयुक्त। और ये जो हायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये हायर ऑफिशियल्स लार्जली प्रीस्टली क्लास ऑफ ब्राह्मण्स को बिलोंग किया करते थे। ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग किया करते थे ज्यादातर हायर ऑफिशियल्स। इनफैक्ट ये जो हायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे, ये जो अमात्य हुआ करते थे, ये जो महामंत्रास हुआ करते थे, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल होते थे। फॉर एग्जाम्पल एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, महापरिनिब्बाना सूता। ये जो महापरिनिब्बाना सूता है इसमें बात की गई है एक बेहद इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर के बारे में जिनका नाम था वसकारा। वसकारा मिनिस्टर हुआ करते थे मगध के और वसकारा ने अजात शत्रु को इन्फ्लुएंस किया बाजी को कॉन्कर करने के लिए। तो ये जो हायर ऑफिशियल्स हुआ करते थे इनका इन्फ्लुएंस किंग के ऊपर बहुत हैवी देखने को मिलता था। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इतना लंबा चौड़ा है, इतना लंबा चौड़ा कामकाज है, इतना लंबा चौड़ा किंगडम है, उसको मेंटेन करने के लिए एक लंबी चौड़ी आर्मी चाहिए। और अगर लंबी चौड़ी आर्मी को मेंटेन करना है तो रिसोर्सेस चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो फिस्कल सिस्टम चाहिए। और फिस्कल सिस्टम को बहुत अच्छे से मैनेज किया गया इस दौर में। बाली जो कि वैदिक एज के दौरान वॉलेंट्री पेमेंट हुआ करता था, स्व इच्छा से लोग अपने राजन को पेमेंट दिया करते थे, यही बाली अब कंपलसरी पेमेंट हो जाएगा। एक तरीके से ये जो बाली है इसको टैक्स के तौर पे कलेक्ट किया जाएगा और इसको कलेक्ट करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाएगा और वो जो स्पेशल ऑफिसर्स हैं उनको बाली साधक बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? बाली साधक बुलाया जाएगा। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था ये जो टैक्स है, ये जो बाली है, ये कितना होता था? ये होता था 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। तो बाली जो कि वैदिक एज के दौरान स्वेच्छा से पे किया जाता था, अपनी इच्छा से पे किया जाता था, अब वो मैंडेटरी पेमेंट हो गया, अब वो कंपलसरी पेमेंट हो गया।
अब वो एक तरीके से टैक्स हो गया, और इस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए जो ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे उनको क्या बुलाया जाता था? उनको बाली साधक बुलाया जाता था। अच्छा, टैक्स तो लिया ही जा रहा है, टैक्स के अलावा जो पीजेंट्स होते थे, जो आर्टिसंस होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, उनको रॉयल कामकाज के लिए फोर्स्ड लेबर भी करनी पड़ती थी। तो फोर्स्ड लेबर भी इस फेज में देखने को मिलती थी। सभा, समिति, ये जो असेंबलीज हुआ करती थी, जो कि वैदिक एज के दौरान बेहद पॉपुलर हुआ करती थी, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी, बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ जाएंगी, और इनकी जगह पे प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा परिषद का। परिषद जो है वो एग्जिस्टेंस में आ जाएगी। लेकिन ये जो परिषद है ये ब्राह्मण्स की छोटी सी बॉडी होगी, और ये जो परिषद है ये काम करेगी एज एडवाइजरी काउंसिल टू द किंग। तो अब इंपॉर्टेंस किसकी हो जाएगी? अब इंपॉर्टेंस हो जाएगी परिषद की। परिषद वॉज अ स्मॉलर बॉडी ऑफ ब्राह्मण्स, और ये जो परिषद है ये काम करती थी एज एडवाइजरी काउंसिल टू द किंग, विच मीन्स कि परिषद जो है उसका बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होगा। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, दो तीन टर्म्स याद रखो। एक तो हायर ऑफिशियल जो हुआ करते थे इस महाजनपद की एज में, उनको महामंत्रास या अमात्य बुलाया जाता था। ये जो महामंत्रास हैं, ये जो अमात्य हैं, इनको असिस्ट करने के लिए जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे उनको आयुक्त बुलाया जाता था। लंबी चौड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना बहुत जरूरी था। तो बाली जो कि वैदिक एज में स्व इच्छा से पेमेंट किया जाता था, करो करो मत करो, अब वो कंपलसरी पेमेंट हो गया। और बाली को कलेक्ट करने के लिए जिन ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था उनको बाली साधक बुलाया जाता था। फोर्स्ड लेबर भी देखने को मिलती थी। सभा, समितिज ये ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाएंगी, और प्रोमिनेंस में आ जाएगी परिषद। परिषद जो है वो ब्राह्मण्स की एक छोटी सी बॉडी हुआ करती थी, और ये काम करती थी एज एडवाइजरी काउंसिल टू द किंग। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, इसमें रटने जैसा कुछ है ही नहीं। मेरे को उम्मीद ऐसी है कि साथ के साथ ये चीजें आपके दिमाग में रजिस्टर हो रही होंगी। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की कहानी क्या रही इस महाजनपद की एज में, वो तो हमें समझ में आ गया। अब बात आती है लीगल एंड सोशल सिस्टम के बारे में। ये जो महाजनपद की एज है, इट मार्क्स द ओरिजिन ऑफ इंडियन लीगल एंड जुडिशरी सिस्टम। यहां से हमारे लीगल और जुडिशरी सिस्टम की शुरुआत देखने को मिलेगी। इससे पहले तक सोसाइटी जो है वो लार्जली ट्राइबल लॉज के थ्रू गवर्न की जाती थी, ट्राइबल लॉज के थ्रू चलाई जाती थी। लेकिन महाजनपद की एज में एक लीगल और जुडिशरी सिस्टम का ओरिजिन देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो लीगल सिस्टम था ये बड़ा फ्लॉड था, बिकॉज ये जो लीगल सिस्टम था ये पार्शियल था टुवर्ड्स दी हायर वर्नास। जो हमारा वर्ण सिस्टम है, इस वर्ण सिस्टम में जो हायर वर्नास थे, ब्राह्मण हुए, क्षत्रिय हुए, इनकी तरफ ये जो लीगल सिस्टम है ये हेविली पार्शियल था, ये हेविली टिल्टेड था। और ये क्या दिखाता है? ये भी दिखाता है कि ये जो एज ऑफ महाजनपद से, इस एज में कास्ट जो है वो बेहद स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही थी, और कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, इस दौर में जो सिविल और क्रिमिनल लॉज थे ये बेस्ड थे वर्ण डिवीजन के ऊपर। जो हायर वर्ण के लोग होते थे उनको प्योर कंसिडर किया जाता था, और उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो हायर कंडक्ट करेंगे। और जितनी भी डिसएबिलिटीज थी वो डिसएबिलिटीज किसके ऊपर इंपोज की गई? शूद्रास के ऊपर इंपोज की गई। इनफैक्ट शूद्रास को इतना ज्यादा दबाया गया, इतना ज्यादा ऑप्रेस किया गया कि उनको रिलीजियस राइट्स भी नहीं दिए गए, उनको लीगल राइट्स भी नहीं दिए गए। हमने पढ़ा हुआ है कि जो शूद्र कम्युनिटी के लोग हुआ करते थे ये पूजा भी नहीं कर सकते थे, ये गायत्री मंत्र को गा भी नहीं सकते थे। अगर कोई शूद्र
कोई क्राइम कमिट कर देता था किसी ब्राह्मण के अगेंस्ट में या किसी हायर वर्ण के अगेंस्ट में, तो उसको बहुत सीवियरली पनिश किया जाता था। लेकिन अगर उल्टा हो जाए कि कोई हायर वर्ण का इंसान, कोई ब्राह्मण वगैरह, अगर किसी शूद्र के अगेंस्ट में कोई क्राइम कमिट कर दे तो उसको बहुत लाइटली लिया जाता था। और ये जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉस थे, इनको एडमिनिस्टर करते थे रॉयल एजेंट्स। राजा के जो एजेंट्स हुआ करते थे वो एडमिनिस्टर करते थे इन सिविल एंड क्रिमिनल लॉस को। और जो सिस्टम फॉलो किया जाता था खासकर क्रिमिनल लॉस के लिए, वो था रेट्रीब्यूटिव सिस्टम या रेट्रीब्यूटिव लॉ। बेसिकली आइडिया ऑफ रिवेंज, कि अगर किसी ने किसी की गर्दन काटी है तो उसकी गर्दन ही काटो, आई फॉर एन आई। वो वाला रेट्रीब्यूटिव लॉ, वो वाला आइडिया ऑफ रिवेंज फॉलो किया जाता था, स्पेशली क्रिमिनल लॉस के केस में। बेहद सिंपल, ये जो सोसाइटी है इसमें कास्ट के बेस पे हैवी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट लॉ एंड ऑर्डर तक में ये जो कास्ट है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। जो शूद्र कम्युनिटी है उसके ऊपर सारी डिसेबिलिटीज हैं, उनको ऑप्रेस किया जा रहा है, उनको सीवियरली पनिश किया जा रहा है। और जो हायर वर्ण है, जो हायर वर्णाज हैं, उनको छूट है, उनको लाइटली पनिश किया जा रहा है, उनको उतना सीवियरली नहीं देखा जा रहा है। हालांकि इस दौर में भी जो किंगशिप टाइज हुआ करते थे राजा और राजा के इर्द गिर्द जो रॉयल फैमिली होती थी, जो एक्सटेंडेड फैमिली होती थी, वो बड़ा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो गई थी और होनी ही थी। बिकॉज राजा आम जनता से दूर होता जा रहा था, राजा का स्टेचर बढ़ता जा रहा था, राजा ऑल सोवरेन हो रहा था, राजा ऑल पावरफुल हो रहा था। और जब कॉमन लोगों से राजा का डिस्कनेक्ट होगा तो जो किंगशिप टाइज हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जो एक्सटेंडेड किन ग्रुप्स हुआ करते थे उनको नाती बुलाया जाता था या उनको नाती कुलीन बुलाया जाता था। नाती या नाती कुलनी बुलाया जाता था एक्सटेंडेड किन ग्रुप्स को। एक तो राजा के डायरेक्ट रिलेटिव्स हैं, फिर एक एक्सटेंडेड फैमिली है जो कि ब्लड रिलेटेड है। वो जो एक्सटेंडेड किन ग्रुप्स हुआ करते थे उनको नाती या उनको नाती कुलनी बुलाया जाता था। और कुल, कुल का मतलब क्या होता था? कुल का मतलब एक्सटेंडेड पैट्रिलिनियल फैमिली। एक्सटेंडेड पैट्रिलिनियल फैमिली को क्या बुलाया जाता था? कुल बुलाया जाता था। और जो नातक हुआ करते थे दे वर रिलेटिव्स ऑन बोथ मदर्स एंड फादर साइड। मदर साइड और फादर साइड के जो रिलेटिव्स हैं उनको नातक बुलाया जाता था। रिश्ते नाते शब्द हम सुनते ना, शायद यहां से चला रहा है। तो नातक हुआ करते थे रिलेटिव्स ऑन दी बोथ मदर्स एंड फादर साइड। जो पैट्रिनियल फैमिली हुआ करती थी, एक्सटेंडेड पैट्रिनियल फैमिली, उसको कुल बुलाया जाता था। और जो एक्सटेंडेड किन ग्रुप्स हुआ करते थे उनको नाती या फिर नाती कुलनी बुलाया जाता था। ये जो फेज है, इस फेज में पैट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलेगी। और इस पैट्रियार्कल सोसाइटी में सबऑर्डिनेशन ऑफ विमेन और ज्यादा देखने को मिलेगा। विमेन्स का जो स्ट्रेचर है वो सिग्निफिकेंटली लोअर डाउन कर दिया जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बहुत सारे जैन टेक्स्ट में बात की गई है अबाउट द लो स्टेटस ऑफ विमेन इन द सोसाइटी। विमेन्स के लिए आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट तक प्रिस्क्राइब किया गया और बताया गया कि विमेन्स को सोसाइटी में किस तरीके से रहना है। और जहां विमेन्स का स्ट्रेचर लोअर होगा वहां पे प्रेफरेंस किसको मिलेगी? बट ऑब्वियस बात है, प्रेफरेंस बेटे को मिलेगी ओवर द डॉटर्स। इनफैक्ट समयुता निकाय, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, समयुता निकाय में बताया गया है कि गौतम बुद्ध जो हैं वो प्रसन्नजीत को कंसोल कर रहे हैं। प्रसन्नजीत जो कि कौशल के राजा हुआ करते थे, उनको कंसोल कर रहे हैं बिकॉज उनके घर में बेटी हुई। कंसोल कर रहे हैं, वर्ड पे जाओ, समझ सकते हो आप कि जो डॉटर्स हैं उनको ना के बराबर प्रेफर किया जाता था, सन्स को प्रेफर किया जाता था, बेटों को प्रेफर किया जाता था। ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी 4 वर्ण में डिवाइडेड थी और हर एक वर्ण का काम क्या है, फंक्शन क्या है, वो क्लियरली बता दिया गया था। जैसे जो क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग हैं, जो क्षत्रिय वर्ण के लोग हैं, वो रूलर्स बनेंगे, वो वॉरियर्स बनेंगे। जो ब्राह्मण वर्ण के लोग हैं वो प्रीस्ट बनेंगे, वो टीचर्स बनेंगे। जो वैश्य वर्ण के लोग हैं वो पीजेंट्स बनेंगे, वो टैक्स देंगे, टैक्स पेयर्स होंगे, वो ट्रेड वगैरह करेंगे। और जो शूद्र वर्ण के लोग हैं उनके ऊपर सारी डिसेबिलिटीज हैं, वो बाकी ऊपर वाले तीनों वर्ण, तीनों क्लासेस को सर्व करेंगे, उनकी सुनेंगे, उनके हिसाब से रहेंगे।
जो हायर वर्ण के मेंबर्स हैं वो शूद्रों की कंपनी को भी अवॉइड करते थे, वो शूद्रों के साथ में जो मैरिटल रिलेशंस होते हैं उनको भी अवॉइड करते थे, शूद्रों के साथ में कम्युनिकेशन रखते ही नहीं थे। ये जो शूद्र कम्युनिटी हुआ करती थी, ये जो शूद्र वर्ण हुआ करता था, दे वर नॉट अलाउड टू बी अपॉइंटेड टू एनी हायर पोस्ट। किसी हायर पोस्ट पे इनको अपॉइंट नहीं किया जाता था। और अपॉइंटमेंट की बात कहां से आ रही है? जिन लोगों के साथ में आप बैठना पसंद नहीं कर रहे हो, इतना रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, इतना ऑपरेस कर रहे हो, उनको कहां हायर पोजीशंस पे अपॉइंट किया जाएगा? इनफैक्ट ये जो 3 वर्ण हुआ करते थे हायर वाले, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज बुलाया जाता था। द्विज का मतलब ट्वाइस बॉर्न। बेसिकली एक सेक्रेड थ्रेड जिसको जनेऊ बुलाया जाता है, उस जनेऊ को पहनाने के लिए एक सेरेमनी हुआ करती थी, सेक्रेड सेरेमनी। वो जो सेरेमनी है, वो जो जनेऊ पहनने का अधिकार है, वो सिर्फ ब्राह्मण्स को था, क्षत्रियों को था और वैश्यों को था। शूद्र कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जनेऊ को नहीं पहन सकते थे। उनको ये जो द्विज वाला स्टेटस है ये नहीं दिया गया था। शूद्रों का काम कितना था कि ये जो द्विज हैं, ये जो हायर वर्ण हैं, इनको सर्व करना है, इनकी सेवा करनी है, इनके लिए काम करना है। अगर मोटा मोटा कहें तो कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम बहुत हैवीली देखने को मिलेगा। विमेन्स की जो स्टेटस है उसमें बहुत हैवी गिरावट देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट इतना डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा विमेन और शूद्रों के अगेंस्ट में कि विमेन्स के लिए और शूद्रों के लिए बता दिया जाएगा कि आपका आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, आपको कैसे जीना है। और इसके साथ ये जो महाजनपद की बातचीत है, ये बातचीत खत्म हो गई। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ढंग से देखना। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।